नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। बहरहाल नाज़रीन, आप जिस अंदाज में आमने सामने प्रोग्राम हम पेश करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबों से होता है। उनमें सियासतदान भी होते हैं, उनमें समाजी जहदकार भी होते हैं, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल तलबा भी होते हैं और ऐसे असातिज़ा भी होते हैं जो तलबा में निखार पैदा करते हैं। हमारे पास खिलाड़ी भी आते हैं और हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उन खिलाड़ियों को भी पेश करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की शान कहा जाता है, जिन्हें और हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान का वक़ार कहा जाता है, और ये ऐसे लोग होते हैं जो हिंदुस्तान की वक़ार में इजाफे का बायस बने हैं। तो बहरहाल हमारे पास आज के जो मेहमान हैं वो मैं समझता हूँ कि मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन एक बात उनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि वह हैदराबाद के ओल्ड मलकपेट इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और फिल वक्त अमेरिका के मिशिगन में मुकीम हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं और बेहतरीन क्रिकेटर हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही हैंडसम है, और हो सकता है आप देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो उस दौर में क्या होंगे और इस दौर में इनका ये हाल है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल हई की, और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है, और सबसे बड़ा उनका एजाज़ ये है कि देवधर ट्रॉफी में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले वो पहले हिंदुस्तानी हैं। और उनकी मुहिब वतनी का यानी हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरहले पर उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की ऑफर की गई थी, पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए अपना वतन ही सब कुछ है। तो बहरहाल मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई की तरफ, जिन्होंने एक तारीख बनाई, और 1973 और 74 अगर किसी को याद है तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल हई को ज़रूर उन्होंने याद रखा होगा। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। मैं तो डॉक्टर साहब से ज़्यादा आपको मैं एक बेहतरीन क्रिकेटर कहूँगा। शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा है हमारे जो प्रोग्राम्स में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ किया जाता है, और आप चूँकि हैदराबाद की एक नुमाइंदा शख्सियत है, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो, चाहे फिर अमेरिका के जो वहाँ की समाजी ज़िंदगी हो या माशरा हो, वहाँ भी आप हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन हम सवाल जो पहला करेंगे आपके प्रोफेशनल यानी क्रिकेटर की हैसियत से जो आपने अपना रोल निभाया है उस बारे में सवाल करेंगे। 3 गेम्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करा हूँ। अच्छी जी जी हाँ, मैं टेबल टेनिस में भी करा हुआ हूँ, जी सॉफ्ट बॉल में भी करा हुआ हूँ जी, और अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि मैं इंडिया को खेलने के वास्ते जब वो लोग चाहे मैं नहीं खेला, और जब वो लोग लेना चाहे मेरे से रन नहीं हुए। तो ऐसा होता है, वो अल्लाह की मसलियत है। ये जो कुछ भी अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है मेरे वास्ते, और उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, देखिए आपके जो आपकी किस्मत में नहीं होता वो आपको कभी हासिल नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वैसी ही चीज़ मेरे में रही। कुछ लोगों के बोलने के हिसाब से तो कुछ लोग यहाँ तक के बोले हैं कि हैदराबाद ऐसा क्रिकेटर ना तो पैदा करा है, ना पैदा करेगा, ना पैदा कर सकता है। जी। ये एक बहुत ही, क्या बोलूँ मैं आपको, BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो साहब, जी। उनका कहावत है ये। मगर आप उसके बाद में देखिए कि अल्लाह की मसलियत, वो नहीं चाहा कि हम टेस्ट खेलें। मैं तो जब मैं 9th में था, जब ही मुझे गुलाम अहमद साहब जो है एक स्टेट टीम के वास्ते सेलेक्ट कर लिए थे। जी। रेलवेज़ की टीम लाला मन्नात लेके आए थे, तो उसके अंदर मुझे वो भी नेट्स पे देखकर बुला लिए थे। जब महिंदर अमरनाथ के वालिद साहब लाला मन्नात जी, हाँ, वो क्योंकि वो जब उस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होते थे, तो गुलाम अहमद साहब इंडिया के कैप्टन होते थे, तो वो रेलवेज़ की टीम लाए थे स्टेट की, और हैदराबाद की टीम इनसे खेलने का था। RRC ग्राउंड पे, रेलवे ग्राउंड के ऊपर मैच था। मेरे को नेट्स पे देखे, बॉलिंग कर रहे थे गुलाम अहमद साहब आके, फिर मेरे को बोले तुम्हें मैच में रहना, टीम में ले लिए थे। अच्छा। उसके उसके बाद में कुछ यहाँ के पॉलिटिकल क्रिकेटर्स बोलूँगा मैं, जी पॉलिटिकल माहौल ऐसा पैदा करे कि मेरे को 8 साल लगे फिर रांची खेलने के वास्ते। जी। जबकि कैप्टन को छोड़ के जो दूसरे लोग रहते थे वो सब बोलते थे कि भाई इसको खिलाओ, नहीं खिलाते थे, कुछ वजूहत थे वो। बहरहाल आप बता नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं समझता हूँ। वैसे भी आपने 9 साल का जिक्र किया है कि जब आप 9 साल के थे तो लाला अमरनाथ जो महिंदर अमरनाथ के वालिद साहब थे, तो उन्होंने आपका इंतखाब किया था। तो आप ये बताइए कि उस वक्त क्या आप ऑल सेंट्स में थे? जी, मैं ऑल सेंट में था, जी में था। वहाँ जब कैसा माहौल था ऑल सेंट्स का, यानी खेल में? खेल तो आप बताओ ना कि ऑल सेंट उस ज़माने में स्पोर्ट्स के वास्ते बहुत अच्छा था। हमारे वास्ते तो अब जैसा इंडोर गेम्स का अलग रहता था, जी। उसी वजह से तो मैं टेबल टेनिस भी स्कूल में रह के खेला, जूनियर स्टेट को रिप्रेजेंट करा था मैं। तो बहुत अच्छा माहौल रहता था, टीचर्स बड़े अच्छे रहते थे।
आजकल के वैसा नहीं, जो गाइड जो करना बोलते हैं वैसे जी। टीचर्स होते थे, जो आपको जो है बिल्कुल दूसरे पेरेंट के वैसे रहते थे, जी, जी। इतना बता सकता हूँ, जो आजकल देखा नहीं जाता यहाँ पे। मगर बाहर अब आप अगर आप अमेरिका वे चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे आप ऐसी माहौल देखेंगे कि बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, कि वो देखते हैं कि आदमी किस में अच्छा है, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उसको उधर लेके चले जाते हैं। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई आपके खानदान में क्रिकेटर थे या किसी को दिलचस्पी थी क्रिकेट से, या फिर खुद आप में दिलचस्पी पैदा हुई? देखिए भाई तो पूरे खेले हैं, वालिद साहब एजुकेशनिस्ट थे, वो बोलते थे कि डॉक्टर्स बनिए आप लोग सब। जी, जी। और बड़े भाई साहब खेलते थे, उन्होंने काफ़ी मुझे वो करे। मुझे गफूर साहब बोल के एक थे हमारे कोच, जी, जी। वो मैं लेफ्ट हैंडर होने की वजह से मुझे फोर्थ में इंक्लूड कर लिए थे टीम में लिए, सिलेक्शन के अंदर बोले लेफ्ट हैंडर है, खिला लो इसको, अच्छा, यानी टीम बॉलिंग में के ले लिए? ली जी। हाँ। असल मानों में हमारे जो ग्रूम करे हैं वो गफूर भाई करे थे, जी, जी। गफूर साहब करे थे। उसके बाद में आपने ऐबारा साहब, इब्राहिम खान साहब, भूपति साहब, ये हमारे कोच रहे। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, मोइनुद्दौला के ज़माने में इंडियन स्टारलेट्स एक टीम आती थी जी हाँ। जो लाला मन्नात लेके आते थे जी। हमारे। आप अगर फतेह मैदान स्टेडियम में देखेंगे तो जो जो ब्लॉक है आपका रूम्स का, जी, जी। तो उधर के साइड में उन जो है रूम पे खड़े हुए रहते, ऊपर के स्टोरी में से देख रहे थे, हाँ। और हमारे नेट्स इधर चल रहे थे। तो वहाँ से देख के बोले कौन है ये बच्चा, तो बोले साहब ऐसा है, इसको मैं इंडियन स्टारलेट्स को खिलाना चाहता हूँ फाइनल में, बोले। वेरी गुड। हाँ। तो हम खुश हो गए, मेरे को बोले कि भाई आप तैयार रहिए। उस वक्त सेमीफाइनल्स चल रहे थे, और हम बोले उसके अंदर मैच देखने नहीं गए। फाइनल्स के दिन हम पहुँच गए, तो टीम एक्सचेंज हो गई। तो मिला, मैं तो बोले आप तो नहीं आ रहे बोल के बोल दिए। अरे मैं बोला मेरे को तो कोई बोले नहीं। हाँ। कृष्णा मूर्ति जो इंडिया को खेले आके माफ़ी चाहा मेरे से, बोला कि यार मेरे को बोले थे तुम्हारे को इन्फॉर्म करो, मैं आया नहीं, बोलने के आते बोल दिया कि तुम अवेलेबल नहीं है बोल के। अरे अफसोस की बात। लाला मन्नात बोलते थे, उनसे पूछे तो इंडिया को कौन खेलेगा, तो अपने बच्चों का नहीं बोलते थे, बोलते थे अब्दुल्ला ही खेलेगा। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल एक बात बताइए कि जब ऑल सेंट्स का जब जिक्र आता है, तो ऑल सेंट्स के कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो इंडियन के कैप्टन बने। एक तो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, दूसरे आप गुलाम अहमद थे। तो इन दोनों के साथ खेलने का मौका मिला आपको या नहीं? मैं समझता हूँ कि एक की सरपरस्ती भी की होगी आपने। आप एक बोलिए, एक हमारे से बहुत सीनियर थे, एक हमारे से बहुत जूनियर है। जी, जी, जी जी जी। तो वैसा हुआ नहीं है। तो अब आप जो सवाल करें उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। ये काफ़ी लोग बुलाते हैं इनको, अमेरिका को, अजहरुद्दीन को। जी, जी। तो मिशिगन भी आए थे वो। जी, जी। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, पाकिस्तानी है, नजीब नाम है उनका, नबील अहमद नाम है। तो बोले भाई अब्दुल्ला ही क्यों नहीं खेले, बोले गुस्से वाले बहुत थे और ज़बान ख़राब थी। तो ये अजहरुद्दीन के अल्फाज थे ये। जी, जी। तो यानी हक बात करते थे आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी वो नहीं रुके, अभी भी करते हैं, और उसका हमेशा बोलिए आप हर जान आप देते भी हैं हम। जी, जी। अच्छा एक बात बताइए थे, ठीक है आप क्रिकेटर थे और 1973-74 तो आपके उरूज का ज़माना था। तो उस वक्त के हालात क्या थे? क्या आपको बैरूनी ममालिक से भी ऑफर्स आए थे? मेरे बड़े भाई के साथी थे आसिफ इकबाल। अच्छा, वो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन। जी हाँ, वो बोलते थे कि इसको बुला लो पाकिस्तान से खेल लेगा, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा नहीं था, ऑलराउंडर नहीं था। अच्छा। तो बोलते आया तो पाकिस्तान को खेल लेता, बुला ले। तो मेरे बड़े भाई बोलते थे तुम आ जाओ पाकिस्तान, क्यों नहीं आते, मैं यहाँ आके खेल ले सकते हैं तुम। मैं बोलता था नहीं। इंग्लैंड वाले मेरे को बोलते थे कोई भी काउंटी खेलता है, खेल सकते हैं, तुम क्यों नहीं आ जाते, यहाँ पे डॉक्टर है। मैं बोलता था नहीं, मैं बोलता था इंडिया के वास्ते पहला डॉक्टर होऊंगा जो इंडिया को खेलेगा। मैं ये ख्वाहिश थी, आपका ख्वाब था। जी 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 जी। तो वही बोला ना, किस्मत में रहना पड़ता आपको खेलने के वास्ते। अल्लाह ने चाहा बस नहीं खेले। तो बहरहाल जब आप रांझी खेले हैं तो कौन से खिलाड़ी आपके साथ थे जो बहुत आगे निकल गए? आप देखेंगे आगे तो अल्लाह मियां रांझी के हिसाब से जब हम खेलते थे तो अल्लाह हमेशा आगे रखा। साउथ को भी जब मैं खेलता था तो नंबर 3 मैं ही बैटिंग करता था, मेरे पीछे विश्वनाथ ब्रिजेश तो मेरे बाद में आते थे। नहीं, लेकिन जो खिलाड़ी आपके साथ थे यानी टीममेट्स जो थे जो आगे निकल चुके हैं उनका नाम बताइए। आप देखिए उस जमाने में जयंतीलाल खेला, नरसिम्हा राव खेला। अच्छा। यही 2 खेले। उसके बाद में तो फिर इन्हें आपके अरशद है, मगर थोड़े जूनियर थे, मगर वो साल उस जमाने में खेलते थे। वो हबीब भाई सीनियर थे हमारे से। अच्छा, काफ़ी वो जैसिमा के साथ के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो जैसिमा के साथ के थे। उन लीग्स में अलबत्ता खेला करते थे कभी कभी, जब वो SBI को खेला करते थे तो उसके 1-2 मैचेस खेलने का इत्तेफाक हुआ था।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोहम्मद अब्दुल हाई ने तकरीबन 72 फर्स्ट क्लास मैचेस में नुमाइंदगी की है, खेला है उन्होंने, और तकरीबन 3215 रन स्कोर किए हैं। 4 सेंचुरियां उन्होंने बनाई थी और 14 हाफ सेंचुरीज उनके रिकॉर्ड्स में शामिल हैं। इस तरह आपको ये भी बता दूं एक मैच में जो उनका स्कोर रहा है अनबीटन रहा है 217। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा कि वो भी कबूल करते हैं कि जो किस्मत में होता है वही इंसान भुगतना पड़ता है, या फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मायूस नहीं है, हालांकि वो इस काबिल थे कि आलमी क्रिकेट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सकते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका। लेकिन बहैसियत डॉक्टर वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत ज़रूर कर रहे होंगे। अल्लाह का करम है, जहाँ भी मैं बताया ना आपको कि अब तो उस एज में हूँ कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मगर होम केयर एक चीज़ होती है। जी हाँ, वहाँ पे हॉस्पिटल से जो पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, जल्दी कर देना पड़ता है वहाँ से डिस्चार्ज। जी जी तो उन लोग का ट्रीटमेंट घर पे चलता है, जी, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। ये वो बहुत वो अच्छी करते बात हैं। जी जी जी। अब जी, एक ही फील्ड है। अब लोग पूछते हैं मेरे भाई तुम दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते? मैं बोला मेरे को 2 ही चीज़ आते हैं, एक तो क्रिकेट है, उसके बाद में मेडिसिन है, तीसरा कोई चीज़ नहीं आती। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जी। वैसे आप मिशिगन में रहते हैं, वहाँ पर अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जी वहाँ जी आपने गुजारा है। जी तो जब आप हैदराबाद आते हैं तो जी। क्या महसूस करते हैं? क्या तब्दीलियाँ हैदराबाद में आई हैं? लोगों की मोहब्बत में, मुरव्वत में, हमदर्दियों में क्या कोई तब्दीली देखी है आपने? अब हैदराबाद हैदराबाद नहीं रहा। जी जी बदल तो हर तरीके से गया है, लोग उसके साथ साथ वक्त के साथ बदल चुके हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई जब आप प्राइम लाइफ में रहते हैं, जी जी लोग जानते हैं करते हैं, तो आप कहीं भी गए तो मुलाकात हो जाती है, लोग पहचान लेते हैं, मिल लेते रहते हैं। जी अब हम इतने एक जनरेशन बदल गया है हमारे सामने, जी जी, तो अब लोग पहचानते नहीं, करते नहीं, तो अब वो चीज़ मज़ा नहीं आता जैसा पहले आता था। वो तो हर एक को होगा वैसा। बिल्कुल नहीं। तरक्की के लिहाज से कहाँ देखते हैं हैदराबाद को आप? तरक्की के लिहाज से हैदराबाद, मैं बाहर रह के तो ये सुनता हूँ कि इस वक्त हैदराबाद जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट, आई मीन अपना जो तेलंगाना जो टॉप मोस्ट स्टेट है। ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो है पंपिंग इन मनी इनटू दिस स्टेट बोल के बोल रहे हैं। जी और जो नाम सुनाई देता है केसीआर साहब का, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। जी और सबसे बड़ी वजह है, देखिए, अमन है। जी जी, जब ये बहुत अमन आ जाए तो हर चीज़ आ जाती है। सबसे बड़ी बात, अगर गवर्नमेंट ये करती रही, इंडियन गवर्नमेंट भी करेगी, तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत ही प्यारी बात बताइए। बहरहाल आप ये बताइए कि जब ऑलसन से आपका ताल्लुक़ रहा है, निज़ाम कॉलेज से आपका ताल्लुक़ रहा है, तो वहाँ की जो अंजुमन तुलबा ख़दीम है जी या अलुमनाई जो होती है, जी जी वहाँ अक्सर इजलास मुनक़िद होते हैं वहाँ? जी जी। अमेरिका में कुछ लोग हमारे हैं, मैं साहब का नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा काम कर रहा है वो। जी आमिर खान बोल के हैं, ये आपके शिकागो में रहते हैं ये, और ऑल सेंट्स अलुमनाई के नाम पे जी बहुत बहुत लोग हैं इसके अंदर। जी और कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो रहा था, तो लास्ट ईयर करे फंक्शन, और काफ़ी अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है। काफ़ी नए पुराने जूनियर्स सीनियर्स सब मिलते हैं, तो कम 300-500 लोग आ जाते हैं, और पूरे यूनाइटेड स्टेट से आके मिलते हैं। जी जी। तो हर साल नहीं तो 2 साल में एक बार ये होता है। इससे जो है आप एक दूसरे से टच में रहते हैं। अच्छा, चलिए फिर हम अपने क्रिकेट की तरफ जाएंगे। जी, जी। क्रिकेट की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को यहाँ पर मौका नहीं मिलता तो यकीन मानिए काउंटीज़ जो होते हैं, इंग्लिश जी, काउंटीज़, जी। उसमें ज़रूर मौका मिलता है। तो आपको कहाँ कहाँ मौका मिला था? मुझे देखिए, आप असल में ये काम भी काउंटी को मेरे रास्ते जो भिजाए थे, वो पटौडी ने भिजाए थे। मैं बोला मंसूर भाई, अली खान पटौड़ी। जी जी, मंसूर अली खान भिजाए थे। मैं बोला यार हम जाने का, मैं और सुल्तान सलीम मिलके गए, तो वहीं पे मुझे जो है मिडिल सेक्स वाले जो है वो करे थे। जी जी वहाँ का जो चीफ सेलेक्टर था, वही भी मेरी टीम का भी मैनेजर था वो। तो वही बोलता था मेरे को कि तुम आ जाते क्यों नहीं यहाँ पे, ये तो तुम्हारे रास्ते बहुत अच्छी जगह है। जैसा मैं बताया, हो सकता है कि हम इंग्लैंड को भी खेल लेते एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर और जी हाँ। ऑलराउंडर के वैसा, मगर जब किस्मत में नहीं रही चीज़ तो हासिल कभी नहीं हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप इंग्लैंड में काउंटीज़ खेल रहे थे, वहाँ मैक गेटिंग के साथ भी आपका सामना हुआ, उनके साथ भी मैं समझता हूँ कि आपने खेला है। जी, हम तो कैसा महसूस किया आपने? मैं और वो, मैं बताया ना आपको कि अल्लाह का एहसान रहा, हम जब भी रहे हम सबसे बेहतर रहे। जी जी ये एहसान रहा। इवन हैदराबाद के भी जब खेलते थे तो यही रहता था कि हम यहाँ के टॉप मोस्ट में काउंट कर ले सकते थे आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदुस्तानी जो टीम है, हमारी टीम इंडिया जो है, जी। वो किस तरह आप उसको देखते हैं? क्या है उसके आगे स्कोप्स क्या हैं और कैसे नौजवानों को शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है, आईपीएल जो आ गया है आपको, जी जी आईपीएल आने से इसको जो लाइमलाइट मिली है, हम्म, उससे एक्सपोजर बच्चों का बहुत हो गया है। जी जी वो एक्सपोजर में ये हो गया है कि जो अच्छा है ना, आपको हीरा क्या है, सोना क्या है, पता चल जा रहा है। जी 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 तो इसमें मौका दे रहे हैं, मगर अब ये देखिए
3 फॉर्मेट्स हैं, ये 3 फॉर्मेट्स में हर चीज़ अलग अलग होना पड़ता है। जी जी हर चीज़ अलग अलग होना पड़ता है। अब जैसा देखेंगे आप मेटामॉर्फोसिस जो बोलते हैं, चेंजेस जो आते हैं, अब आप देखेंगे T20 में कई चेंजेस आ गए। पहले क्या, जैसे हम जब खेलते थे लिमिटेड ओवर्स, 4 रन पर ओवर कर लिए तो बोलते थे यार दूसरी टीम नहीं कर सकती। जी जी अब वो बात नहीं रही। अब आपका क्या है, एवरेज 10 रन के पर आना पड़ता है। जी जी अब आप देखिए टीम सिलेक्शन में कई लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, तो मैं ये 2 साल से ये बात बता रहा हूँ। अब ऐसा मौका आ गया है कि आपका इवन नंबर 10 तक कैसा बैट्समैन चाहिए, आपको ऑलराउंडर चाहिए जो है मैच जिता सकता है। अच्छा, ये समझे बहुत ना अच्छी बात। आप, जी ये चीज़ हो गई है। तो मैं पहले से बोलता हूँ कि देखिए आदमी एक फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। अब इस वक्त चाहिए आपको 3 in 1, जी जी बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, जी जी और 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बैट्समैन एंड फील्डर, जैसा विकेट कीपर है, जी हाँ वो तो बैट्समैन भी अच्छा होना चाहिए, विकेट कीपर भी अच्छा होना जी चाहिए, जी और एक फास्ट बॉलर चाहिए आपके पास जो एटलीस्ट 4 ओवर में विकेट नहीं लिया तो कम से कम 5-6 रन का एवरेज दे। ये बहुत तो अच्छी ये 2 तो स्पेशलिस्ट हो गए आपके पास। जी जी उसके बाद में 4 अच्छे बैट्समैन चाहिए आपके पास। जी जी कितने, 6 लोग हो गए। बाकी के 5 में 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स और 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए आपके पास। जी। तो आपके बॉलर्स में भी 5-6 हो जाते हैं, बैटिंग में भी 10 नंबर तक बैटिंग आती है आपको। एक सवाल ये होता है, आप जी। अमेरिका में रहते हैं, तो क्या आपको ख्याल पैदा नहीं होता कि अमेरिका में क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग है जी। उसी की तर्ज पर यूएस प्रीमियर लीग का आगाज़ करें, ये ख्याल नहीं आता आपको? हो चुका है वैसा जी, भी, जी। वैसा भी हो चुका है। अभी शाहरुख खान आप एक टीम लिए हैं, जी जी और एक आपके पेप्सी के जो CEO है हाँ हाँ, वो भी एक टीम लिए हुए हैं, और 4 टीम दूसरे लिए हुए हैं। जी 2 टायर में बनाया है। पहले टायर में 6 टीमें जिसमें शाहरुख खान लिए हैं, वो एक्सपेंसिव है, जी और दूसरे टायर में जो है 12 टीम्स हैं, जी जी जिसमें मैं जिसका नाम लिया अभी, नबील अहमद, वो भी एक टीम लिए हुए हैं। हाँ। आपके खुर्रम नवाज़ और इफ्तिखार शरीफ साहब एक टीम लिए हुए हैं। जी जी अब ये शुरू हो गया, एक राउंड हो चुका है इन लोगों का, 1 साल गुजर गया। जी अब के मैचेस हो गए, मैं आए वक्त, निकले वक्त वहाँ से मैचेस चल रहे थे, जी जी अब शुरू हो गया, मगर अभी अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। ये अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, अब वो कब होता देखना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद अब्दुल हई का सवाल है, तो हम आपको बता दें कि हम अपने इस प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, और वो मैसेज बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई भी हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें एक मैसेज दें। मैसेज यही है भाई, सब मिलके रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, अच्छे को कॉपी करने की कोशिश करिए, गंदे से सीधा करने की कोशिश करिए या सही करिए उसको। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है, और मैं समझता हूँ कि इतना मुख्तसर मैसेज है, लेकिन ये एक पैगाम है, और उम्मीद है कि आप इस पैगाम को ज़रूर अपने संजीदगी से लेंगे और उस पर ज़रूर अमल करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।